भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको? पर्वत। क्या बताया था? नंबर 2 पर क्या बताया था? मैदान बताया था। और नंबर 3 पर क्या बताया था आपको? पठार बताया था। क्या बताया था? बातें ना करो रे पीछे बस। अब क्या हो गया? बातें ना करना, बहुत मारूंगा। क्यों दांत को चमका रही है? क्या हो गया? कुल मिलाकर के हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हमने पढ़ा था उत्तर की तरफ एक पर्वत बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की कितनी शाखाएं हैं? 4 हैं। कौन सी हैं? ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है, लेकिन बाकी 3 भाग हैं जो क्षितिज सागर के स्थान पर बने हुए हैं। मैंने आपको एक और चीज समझाई थी। ये क्या है आपका? पृथ्वी। पृथ्वी में 2 भूखंड हुआ करते थे। कितने भूखंड थे? ऊपर के भूखंड का नाम क्या था? नीचे के भूखंड का नाम क्या था? बीच में एक सागर बहता, नाम क्या था? इतने नाम का सागर बहता था। और आपने पढ़ा था प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण दोनों भूखंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, और दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, इसके कारण दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद में क्षितिज सागर की जगह पे एक पर्वत बन गया जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में जब दोनों टकराए थे तो बीच में गड्ढा बन गया, नदियां आकर के गड्ढे में गिरने लगी, वो गड्ढा मिट्टी से धीमे धीमे भर गया, और भरने के बाद में वो मैदान बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। वो 3 नदियों द्वारा बनाया गया, 3 नदी तंत्रों द्वारा बनाया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और यहां तक समझ में आ गया था। इसके बाद में अगला पढ़ना है हमको पठार। क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैंने आपको ये बताया था कि अंगारा और गोंडवाना जब आपस में टकराए थे तो ऊपरी सतह नहीं टकराई थी, पूरा जड़ सहित आए थे। कैसे आए थे? मैंने आपको बताया बीचों बीच में यहाँ एक लाइन है, मान के चलिए। ठीक है। इस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? नीचे की तरफ एक और रेखा है जिसका नाम क्या है? कर्क या मकर? मकर रेखा है। आपको याद रखना है क और म याद रखना है। कब पहले आता है तो कर्क रेखा, म बाद में आता है तो हम लोगों को पहले देखा उत्तर का बदला था, उसलिए उत्तर की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। और ऊपर की तरफ जो रेखा है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा हुआ करता था वो कभी मकर रेखा पे था। कहाँ था? और धीमे धीमे घूमते घामते टहलते टहलते हम लोग कहाँ आ गए? कर्क रेखा पर आ गए। कहाँ आ गए? कर्क रेखा पर आ गए। तो नीचे की ओर दूसरा सागर, फिर दूसरा सागर, तमाम रेखाओं को क्रॉस करते हुए चले आए। इसलिए आपने देखा हो कोई चालाक व्यक्ति होता ना, तो उससे कहते भी हैं कि तूने घाट घाट का पानी पिया है। यही तो कहते हैं, तूने क्या किया है? घाट घाट का पानी पिया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत चालाक व्यक्ति, तुझे बड़ा जानकारी है। तो यहाँ भी कैसा कंडीशन है? हम लोगों ने घाट घाट का पानी भाषा में भी पिया है। हम कहाँ थे? कभी मकर रेखा पर, अभी वर्तमान में कहाँ गए? कर्क रेखा पर आ गए। तो धीमे धीमे करके हम ऊपर की ओर आए, अर्थात हम उत्तर की ओर चल के आए। जब दोनों भूखंड आपस में टकराए थे, टकराने के बाद में एक ज्वालामुखी फूटी थी। क्या फूटी थी? ज्वालामुखी फूटी तो उसमें से मैग्मा निकला। क्या निकला? और मैग्मा 10 परत दर परत बिछता हुआ चला गया, और परत दर परत बिछता चला गया। तो जहां मैग्मा निकलेगा वो जगह ऊंची हो जाएगी, और जहां ढलान पर जाएगा तो वो जगह नीचे होती जाएगी। तो ध्यान रखना, मैग्मा निकला था आपके पश्चिम की तरफ। किधर? पश्चिम की तरफ मैग्मा निकला, और पश्चिम की तरफ से मैग्मा निकला तो धीमे धीमे फैलता चला गया। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि जो नीचे का भाग है वो प्रायद्वीपीय है। कैसा है? प्रायद्वीपीय का मतलब 3 ओर उसके क्या है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। 3 ओर जहां जल भरा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसी एरिया में पठार है, इसलिए इस पठार को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति कैसी लग रही है? 3 भुजाएं लग रही है इसमें, जिसके कहते हैं त्रिभुजाकार है। कैसी है? हम लोगों ने एक और पढ़ा हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। यही तो पढ़ा था ना। तो कुल मिलाकर के प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और ये 600 से लेकर के 900 मीटर, कितना? 600 से लेकर 900 मीटर तक ऊंचाई वाला स्थान हुआ करता है। ये एकदम मेज की तरह फ्लैट, एकदम मेज की तरह समतल वाला भाग होता है, लेकिन मैदान से ये ऊंचा होता है। मैदान से कितना ऊंचा होता है? 600 से लेकर के 900 मीटर है, लेकिन इसमें कोई चोटी नहीं होती है। चोटी होंगी तो या तो पहाड़ी होगा या फिर क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चोटियां नहीं है, ये समतल भाग है। भू उत्थान, भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठ के गई थी ना। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत है वो दूसरे जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और उत्तर भारत अंगारा भूमि का था। भ्रंश, भ्रंश का मतलब टूट फूट। अनेक चीजें आप बार बार सही गई और बार बार सहने के बाद में ये पठार का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
जब मैग्मा निकलना शुरू हुआ तो मैग्मा निकलने का मतलब है कि मैग्मा मैदान की तरफ बहेगा और इसके बाद इतना भी कहां बहेगा, समुद्र की ओर भी बहेगा। कहां बहेगा, समुद्र की ओर। तो चारों तरफ फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा मैग्मा, चारों तरफ मैग्मा फैलेगा। तो इसका मतलब आप लोगों को ध्यान रखना, जब मैग्मा निकल के आएगा तो जब ठंडा हो जाएगा उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा। मैग्मा निकलेगा तो ये नहीं देखेगा कि हमें मैदान की तरफ जाना है, हमें समुद्र की तरफ नहीं जाना, वो दोनों ओर गिरेगा, दोनों ओर गिरेगा नहीं गिरेगा। लेकिन जिस जगह निकलेगा उस जगह ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, बाकी ढलान के अनुसार नीचा होता चला जाएगा। जैसे आप एक काम करना घर जाकर के, या आप लोगों को देखा भी होगा कि हम लोग किसी प्लेट में या तसला में किसी मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी उठाने के बाद में एक जगह बार बार पटकते रहो, बार बार पटकते रहो, एक जगह ऊंची हो जाएगी, बाकी किनारे उसके कैसे चले जाएंगे, नीचे होते चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा है ना, यही कंडीशन यहाँ हुई थी। ये एक जगह पर, जिस जगह की बात करें ज्वालामुखी निकलती गई, इस एरिया में क्या हो गया, परत दर परत ऊंचा होता चला गया और पूर्व की ओर कैसा होता चला गया। इसलिए आप देखोगे तो पश्चिम में ये ऊंचा है, लेकिन अगर हम पूर्व की बात करें, किसकी बात करें, पूर्व की बात करें, तो पूर्व की ओर कैसा है, ये नीचा है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कहां बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ज्यादातर नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं, पश्चिम की ओर से निकलती हैं। और ढाल किधर है उनका, पूर्व की ओर है, क्योंकि भाई पश्चिम की तरफ जब ज्वालामुखी फूटी थी तो परत दर परत ऊंची हो गई थी और पूर्व की तरफ वो नीचे रह गई थी। इसके कारण उसका ढाल कैसा हो गया है, पूर्व की ओर हो गया है। किसकी ओर हो गया है, पूर्व की ओर हो गया। और ज्यादातर नदियां कहां से निकली हैं, ध्यान रखना इस पठार में तीनों ओर, एक तो यहां से लेके ये एरिया, ये पूर्व का एरिया और इसके बाद में पश्चिम का एरिया, तीनों एरिया है। जो पश्चिम वाला एरिया है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पूर्व वाला एरिया है इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहा जाता है। इसके बाद में उत्तर की ओर एरिया है। उत्तर की तरफ कौन कौन सा है, सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था आपको, सतपुड़ा, कौन सा है, दूसरा है विंध्याचल, कौन सा है, विंध्याचल, कौन सा है, विंध्याचल, विंध्य लिख दिया मैंने, विंध्य से आप लोग समझ जाएंगे विंध्याचल। अरावली कौन सा है, आप इधर देखो तो इस साइड में जो पर्वतमाला इसका नाम है अरावली। क्या है, अरावली। इसके बाद में अगला है, इसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियां। कुल, हाँ, राजमहल की पहाड़ियां। कुल मिलाकर के ये उत्तर की ओर इसके है। अगर पश्चिम की तरफ बात करेंगे, कहां है पश्चिम, तो पिक्चर का याद बढ़ा रहे हैं, राजमहल की पहाड़ियां जो अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक जाती है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन जहाँ स्थित है उसको क्या कहते हैं, वो जिस राष्ट्रपति भवन जिस पर्वतमाला पर या जिस पहाड़ी पर स्थित है उसको राजमहल की पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, कुल नहीं, वो अलग है, अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है जो दिल्ली तक जाता है। तो पश्चिमी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, और इसका पूर्वी हिस्सा इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। इसका एक दक्षिण की तरफ का हिस्सा जिसको हम लोग कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी का मतलब है इलायची की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कुल मिलाकर के इसके चारों विस्तार हैं। कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, इन जगह कार्डेमम की पहाड़ियों की ओर आकर के ये दोनों पर्वतमाला है, ठीक है, दोनों घाट, सॉरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के दक्षिणी तरफ यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति जैसा है। कैसा है, मेज की आकृति, उसकी आकृति है वो मेज की जैसी है। कैसी आकृति है, मेज के प्रकार की है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह पर आकर के मिलते हैं इसको कार्डेमम की पहाड़ियां के पास में यहाँ नीलगिरी पर्वत है। कौन सा है, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत पे आकर के दोनों मिल जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर है इसका भाग ऊंचा है वो किसकी ओर है, पश्चिम की ओर। इसका ढलान किस ओर है, पूर्व की ओर है। किसकी ओर है, पूर्व की ओर है। इसलिए नदियां निकलती हैं पश्चिमी घाट से और किस ओर गिरती हैं, बंगाल की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जबकि इसके नजदीक जो हिस्सा पड़ता है इसको क्या कहा जाता है, अरब सागर। क्या कहते हैं, लेकिन नदियां अरब सागर में नहीं गिरती। लेकिन आपने कुछ नदियों के बारे में पढ़ा होगा, इसको भ्रंश घाटी नदी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, भ्रंश घाटी की नदी। और भ्रंश घाटी की नदियों में दो नदी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। पहली नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है, नर्मदा। और दूसरी का नाम है ताप्ती। याद रखना इसका रीजन है क्यों, एक तरफ आओ, एक तरफ है सतपुड़ा और दूसरी तरफ है विंध्याचल पर्वत। क्या है, एक तरफ सतपुड़ा और दूसरी तरफ, अब मान के चलो ऐसे ही दोनों, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, और नदी यहां से निकली हो तो वो नदी इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करेगी, वो क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो उल्टा बह करके आती है और घाटी में होकर के बहती है, इसको घाटी कहते हैं। और भ्रंश मतलब टूटी फूटी, और गिरती आती हुई कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है, इसलिए इसको भ्रंश घाटी की नदी कहते हैं। भ्रंश मतलब टूटी फूटी, घाटी मतलब घाटी सक्रिय होती है। भ्रंश घाटी में जो नदी बहती है, दो प्रमुख नदी, एक का नाम नर्मदा और दूसरे का नाम है, जो आप जिसके बारे में पढ़ रहे हो वो पठार है। क्या है, ये तीनों ओर से जल से गिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से जल से गिरा हुआ है।
ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है। हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था, तो ये 11 करोड़ वर्ष पुराना था। कितने करोड़ वर्ष पुराना था? लेकिन हम पठार के बारे में बात करें तो ये 16 करोड़ वर्ष पुराना है। 16 करोड़ वर्ष पुराना है। आप लोगों को मैंने बताया था, जब दोनों पहाड़, दोनों भूखंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, तो ज्वालामुखी तो आपको पता है ऑब्वियसली क्या टकराएगा, तो टकराव के ज्वालामुखी फूटेगी। लेकिन हिमालय पर्वत एकदम नहीं आएगा, धीमे धीमे करके खिसकते हैं, धीमे धीमे करके वो कालांतर में बहुत लंबे समय में ऊंचा हो पाएगा। तो ज्वालामुखी पहले फूटी, तो पहले ज्वालामुखी फूटी, पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी का मैग्मा बेच जाएगा, जिसको लावा कहते हैं, ठंडा होने के बाद लावा कहलाता है, लावा बेच जाएगा। लेकिन जो टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर की जगह पर जो हिमालय पर्वत बना था, वो धीमे धीमे करके ऊंचा हुआ है, तो उसको बनने में टाइम लगा था। और भाई देखो, हिमालय पर्वत एक कैसा था, सागर के स्थान में, और सागर के किनारे मिट्टी थी, मिट्टी धीमे धीमे तो ऊपर उठेगी, क्या अचानक से ऊपर उठ जाएगी? जब वो धीमे धीमे ऊपर उठेगी तो धीमे धीमे पर्वत का रूप लेगी, इसलिए वो 11 करोड़ साल पुराना है। भाई यहां से लेकर के, मतलब दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर भूखंड जाएगा, तो पूरी भूमि का हिस्सा जाएगा। किसका जाएगा? पूरी भूमि का। जब भूमि आपस में टकराएंगे तो वहां क्या निकलेगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निकला, मैग्मा फैलेगा, और मैग्मा पहले फैला तो वो इसलिए ये सबसे प्राचीन भूखंड है। कैसा है ये? प्राचीन भूखंड हुआ करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, पठार के बारे में, तो इसके अनेक छोटे छोटे हिस्से भी हुआ करते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वी घाट पर स्थित है, कहां स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित है, सॉरी पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। और जो उससे दूसरे नंबर की जो चोटी है वो कहां स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित है। कहां स्थित है? पूर्वी घाट पर स्थित है। जो पश्चिमी घाट पर स्थित चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? और पूर्वी घाट पर स्थित चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। तो अनाईमुड़ी कहां स्थित है? पश्चिमी की तरफ स्थित है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। और पूर्व की तरफ क्या स्थित है? पूर्व की तरफ स्थित, इसका नाम क्या? डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। ये चोटियां इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो अगर प्रश्न बन जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। क्या नाम है? और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? और अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। कौन क्या है? नीचे की तरफ आते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर के वहां जगह पड़ती है काड़ेमंग की पहाड़ी, और वहां आकर के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। दोनों घाट क्या करते हैं? आपस में। इस क्षेत्र में अनेक पहाड़ों का पठार बन गए हैं, जिसमें सब पठारी क्षेत्र है वो खनिजों में रिच भी है, अर्थात वहां सबसे अधिक मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। जब खनिज संपदा पाई जाएगी, पठारों में खनिज संपदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, खनिज संपदा पाई जाएगी, इसीलिए कहा जाता है कि पठार कैसा है? खनिजों में रिच है, खनिज संपदा सबसे अधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस क्षेत्र में पठार है उसको अनेक नामों से जानते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ इसको कहते हैं मालवा का पठार, कर्नाटक में इसको कर्नाटक का पठार, तेलंगाना में इसको तेलंगाना का पठार। अगर हाँ, कुल मिलाकर के ये क्षेत्र में फैला रहता है। और सबसे इंपोर्टेंट है आपका झारखंड का, कौन सा है? इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार आपके झारखंड क्षेत्र में हुआ था, जो मिनरल्स में सबसे अधिक मात्रा में रिच है। पठार का भाग है, धीमे धीमे करके पूर्व तक पहुंच गया, लेकिन बीचों बीच में गायब हो गया है। बीच में क्या हो गया है? और द्वारा से जाके क्या निकल गया है? पूर्वोत्तर भारत में निकला है। कहां निकला है? पूर्वोत्तर भारत में निकला है। और पूर्वोत्तर भारत में पहले से क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत बीचों बीच में गायब हो गया, फिर जाके समुद्र में निकला है, और समुद्र में निकलने के बाद अंडमान निकोबार, क्या है? अंडमान निकोबार बन गया है। ठीक है, लेकिन जो बीचों बीच में खाली हो गया, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में क्या हो गया? पठार गायब हो गया है। क्या हो गया है? गायब हो गया है। तो इसीलिए इस तरीके से आपका ये पठारी भाग हो गया। क्या हो गया? ये पठारी भाग में थोड़े पॉइंट है, इनको लिख लो, फिर आगे मैं आपको और बताऊंगा। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति वाला, त्रिभुजाकार आकृति वाला 600 से 900 मीटर ऊंचा, 600 से 900 मीटर ऊंचा भूखंड है। 600 से 900 मीटर ऊंचा भूखंड है। यह उत्तर के नहीं, जमीन से, यह उत्तर के मैदान के दक्षिण में है। यह उत्तर के मैदान में दक्षिण से है, दक्षिण में है। यह उत्तर के मैदान के दक्षिण में है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर।
इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला लिखो, यह भारत का सबसे प्राचीन प्रदेश है, यह प्राचीन क्षेत्र है, यह भारत का सबसे प्राचीन प्रदेश है या क्षेत्र है, क्षेत्र है। आगे लिखो, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे संपन्न खनिज प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे संपन्न खनिज प्रदेश है, सबसे संपन्न खनिज प्रदेश है। ये पहाड़ी अरावली पर्वतमाला। अब मानसून यहां से उठते हैं, अरावली पर्वतमाला के पास में जाते, साइड लोग निकल के चले जाते हैं और सीधे कहां पहुंच जाते हैं, ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। और जहां ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं तो वहां क्या होता है, हिमालय पर्वत मिलता है। और हिमालय पर्वत टकराएंगे बार बार तो वहां क्या करेंगे, वर्षा करेंगे, ये वर्षा होती है। और हिमालय पर्वत को उड़ा, अब आपके मन में आया कि हिमालय पर्वत को उड़ा दो, अब हिमालय पर्वत को हटा दोगे तो पूरी वर्षा नहीं होगी, फिर तो क्रॉस करके चले जाएंगे वो। तो दिमाग में आया कि अरावली पर्वतमाला को चेंज कर दो, है ना। अरावली पर्वतमाला को चेंज कर दिया, हिमालय ये आगे कहां टकराएंगे, अरावली से इस क्षेत्र में वर्षा करेंगे, निकल के नीचे होकर इधर चले जाएंगे। तो जहां पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का मैदान है वहां रेगिस्तान बन जाएगा। वर्षा वहां नहीं होगी तो वहां रेगिस्तान होगा, अर्थात जहां वर्षा नहीं होगी वहां रेगिस्तान। तो यहां से निकल के अभी कहां जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, इस क्षेत्र में वर्षा करते हैं। अब अरावली पर्वतमाला इनको रोक ले तो ये राजस्थान के एरिया में रेगिस्तान वर्षा करेंगे और निकल के नीचे होकर के ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। तो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र कैसा रह गया, बिना बारिश के रह गया। अब बारिश नहीं होगी वहां पानी का कमी होगी और रेगिस्तान वहां बन जाएगा। जहां बारिश नहीं होगी वहां रेगिस्तान बनना तय है। पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए तो कहीं पेट्रोलियम बन गया और कहीं कोयला बन गया। आप लोग छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड एरिया में देखो कोयला मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ ज्यादा पेड़ पौधे दब गए हों, और जब पेड़ पौधे दब जाएंगे जलेंगे, जलने के कारण क्या बन जाएंगे भाई, मान के चलो बड़ा पेड़ दबेगा ज्यादा कोयला बनेगा, छोटा पेड़ दबेगा तो। और अब समुद्र में जीव जंतु थे, और समुद्र में जीव जंतु थे तो समुद्र में जीव जंतु भी दबेंगे, और समुद्र में जीव जंतु दबेंगे तो वो भी क्या बन गए, कालांतर में जाकर के पेट्रोलियम। क्या बन गए, तो पेट्रोलियम समुद्र में ही पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। इसलिए आप देखोगे तो समुद्र में स्थित एक जगह जिसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है, और बॉम्बे हाई में सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अरब सागर में पेट्रोलियम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि हम लोग निकाल नहीं पाते इतना पेट्रोल, लेकिन पाया जाएगा। जहां बड़े बड़े जीव जंतु दबे होंगे तो पेट्रोलियम ज्यादा निकलेगा। और मान के चलो कोई इन दोनों ज्यादा दब गया तो 1 लीटर पेट्रोल तो निकल जाएगा ना, कुल मिला के घर को पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। हाँ तो कुल मिलाकर के तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। कुल बताने समझाने की चीजें को अनेक अधिक मात्रा में जीव जंतु दब गए थे तो क्या बन गए वो पेट्रोलियम। तो अब ये मत सोचना कि नीचे जो दबी हुई सब चीजें क्या है पेट्रोलियम। आप में एक लड़का हुआ करता था, वो कह रहा था कि सर जितने भी शमशान घाट है सब में पेट्रोल, क्या बोलते हैं कब्रिस्तान है, सब में पेट्रोलियम निकलेगा। मैंने कहा क्यों, कि वो भी तो अपने अंदर दफनाते हैं, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर ध्यान रखना, वो नहीं, वो अंदर दफनाते हैं वो अपने। अगर आप जमीन के ज्यादा अंदर जाओगे वहां जाकर के वहां आपको पानी हवा वगैरह ऐसी चीज ना मिले, सड़ गल जाए, तब जाकर के पेट्रोलियम मिलेगा। कम से कम 200-300 फुट नीचे जाकर गाड़ेंगे ना, वहां जाकर के वो सड़ जाएगा, और सड़ने के कारण वहां पर क्या होगा आपको, तब जाकर के पेट्रोलियम मिलेगा। कर्नाटक के क्षेत्र में, हाँ लिख लो 2-3 पॉइंट है। कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक के क्षेत्र में धारवाड़ का पठार, हाँ धारवाड़ का पठार। आंध्र प्रदेश में रायसीना का पठार, आंध्र प्रदेश में रायसीना का पठार, रायसीना का पठार। तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप।
छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ में बोला था ना मैंने। देखो छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, बस्तर जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, नक्सलवादी एरिया सबसे अधिक मात्रा में बस्तर में पड़ता है। हाँ वही सबसे ज्यादा आतंकवादी जो संगठन है ना, जिसको नक्सलवादी कहते हैं, नक्सलवादी संगठन है ना, वो सबसे अधिक मात्रा में बस्तर जिले में पाया जाता है। ओ हाँ, अगला लिखो, अगला लिखो, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है नागपुर, नागपुर में विदर्भ का पठार, देख लो नागपुर में विदर्भ का पठार। हाँ नागपुर में विदर्भ का पठार, विदर्भ का पठार आदि नामों से जानते हैं, आदि नाम से जानते हो, कितने लिख दो आदि। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इधर ध्यान दीजिएगा, जो ये जो पठारी एरिया है, पठारी एरिया पूर्व तक गया है, कहां तक गया है, लेकिन ये बीचों बीच में गायब हो गया है। मैंने बताया था बंगाल के एरिया में क्या हो गया, जो अभी बांग्लादेश का एरिया गायब हो गया है। इस गायब एरिया को मालदा दरार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदा दरार एरिया इसमें गायब हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मालदा दरार के नाम से जानते हैं। दरार मतलब इसमें बीच में दरार पड़ गई थी और आगे जाके ये पूर्वोत्तर में दिख रहा था, फिर इसके बाद भारत में दिख रहा था। अर्थात इसने कह दिया तुम हमसे अलग हो, यदि हम भारत देश से हैं तो बांग्लादेश में नहीं दिखेंगे। अर्थात ये आपको विशेष याद रखना है, जो आपका पूर्व की ओर चला गया था तो बीच में गायब हो गया था, बीच में क्या हो गया था, जो गायब हो गया, तो गायब एरिया को बोला जाता है मालदा दरार। क्या बोला जाता है, जो आपको पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश के एरिया में कहा है, पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। चलो आपको पठार में याद रखना है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहा हूं, आप लोग उसका आंसर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार किस देश में स्थित है, अरे बोलो, भारत में कौन सा पठार स्थित है, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र देश भारत है जहां पर प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। थोड़ा पढ़ लेना, नॉलेज लेकर के बोलना, ऐसा नहीं कुछ भी बोलो। ठीक है, दूसरा इसके बाद में आकृति कैसी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल मैंने आपको अलग बताया था, क्षेत्रफल 900 नहीं है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दो भ्रंश घाटी की नदियों के नाम बताओ, नर्मदा और जो प्रायद्वीपीय पठार, इसका ढाल किस दिशा की ओर है, पश्चिम से, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्या नाम है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, क्या नाम है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस जगह मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया था, इसके पूर्व की जो उत्तर की ओर देखेंगे तो सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली और राजमहल की पहाड़ियां हैं। किस तरफ है, उत्तर की ओर। किस तरह, ये कितने साल पुराना है, लगभग 16 करोड़ साल पुराना। कितना पुराना है, 16 करोड़ वर्ष पुराना है। ये कितना ऊंचा है, चोटी नुमा या बिना चोटी नुमा, एक मेज की तरह है। कैसा है, बिना चोटी नुमा है, चोटी नुमा यहाँ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हाँ फिर तो पहाड़िया पर्वत हो जाता है। ठीक है, ये चोटी नुमा नहीं है, ये चोटी नुमा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पठार समझ में आया, पठार में कोई दिक्कत, इसको समझ लेना।